एवरीवन। आज हम बात करेंगे थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन के बारे में। जब हम थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन की बात करते हैं तो ये टॉपिक हमारा आता है रिसोर्स मैनेजमेंट यूनिट से होम साइंस की। आज थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन दो हिस्सों में डिवाइडेड है, जिसमें जो पहला पार्ट है वो हमारा आता है क्या, दैट इज आर कंटेंट थ्योरी, और दूसरा है हमारा प्रोसेस थ्योरी। जब हम कंटेंट थ्योरी की बात करते हैं तो यहाँ पे जो मेन फोकस होता है वो होता है व्यक्ति को क्या चीजें प्रेरित करती हैं, उन्हें प्रेरणा कहाँ से प्राप्त हो रही है। जैसे कि हमारा मेन एम क्या होता है कंटेंट थ्योरी में, हमारी नीड्स, हमारी जरूरतें, हमारी आवश्यकताएं, हमारी डिजायर्स। यहाँ पे जो बेसिक क्वेश्चन एक इंसान के मन में होता है वो ये होता है कि जो हमारा बिहेवियर है वो कौन सी नीड से ड्राइव हो रहा है। ठीक है, इन्हें फुलफिल करने के लिए हम मोटिवेटेड होते हैं कि हमें मोटिवेशन होना है ताकि हम अपनी नीड्स को फुलफिल कर सकें। जैसे कि आप लोग यूजीसी नेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपका मोटिवेशन क्या है, आपकी जरूरत क्या है कि मुझे नेट क्वालिफाई करना है। इस कंटेंट थ्योरी में जो थ्योरीज आती है वो है हमारे पास, पहली थ्योरी है मास्लो की, फिर है हैंसबर्ग की थ्योरी, मैकक्लेन की थ्योरी, मैकजॉर्ज की थ्योरी, एल्ड्रिफ की थ्योरी एंड मायो की थ्योरी। ये थ्योरीज है हमारी कंटेंट थ्योरी। जब हम बात करते हैं प्रोसेस थ्योरी की, तो प्रोसेस थ्योरी में जो हमारा क्वेश्चन है वो होता है हाउ मोटिवेशन अकर्स, किस तरीके से हम प्रेरित हो रहे हैं, क्या माध्यम है हमारी प्रेरित होने का। यहाँ पे हमारी सोच क्या, किस तरीके से हम सोच रहे हैं वैसे हम मोटिवेट हो रहे हैं, हमारा परसेप्शन क्या है, हमारे डिसीजन मेकिंग कैसा है, इसके बेसिस पे हम प्रेरित हो रहे हैं। यहाँ पे पर्सन जो है वो चूज करता है एक पर्टिकुलर बिहेवियर को लेकर वो आगे बढ़ रहा होता है। अब यहाँ पे ये बिहेवियर कैसा हो सकता है कि उसकी खुद की एक्सपेक्टेशंस क्या है, उसको रिवॉर्ड क्या प्राप्त होने वाला है आखिरी में जब वो इस लक्ष्य को पालेगा, किसी भी लक्ष्य को पालेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोग यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आपका नेट क्वालिफाई हो गया तो आप क्या बनेंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे। तो ये क्या हुआ कि आप प्रेरित है क्या बनने के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, क्या आपको रिवॉर्ड मिलना है उस पर आप प्रेरित है। जैसे कि आपको जीआरएफ क्वालिफाई करना है, तो जीआरएफ क्यों क्वालिफाई करना है, ताकि आपको स्टाइपेंड मिल सके, इस वजह से। ठीक है, ये क्या है तुम्हारा प्रोसेस थ्योरी है। इसमें कौन कौन सी थ्योरीज आती हैं, हमारे पास है एडम्स की थ्योरी, रूम की थ्योरी, टेलर, बेंड्यूरा, स्किनर एंड लॉके की थ्योरी। चलिए अब हम एक एक करके इन थ्योरीज को भी समझ लेते हैं। जब हम बात करते हैं कंटेंट थ्योरी की, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये एक्चुअली मैंने एक रिवीजन स्लाइड आपको दे रखी है ताकि आप इसी को अपनी कॉपी में बना लें और इससे बहुत आसान होगा आपको रिवाइज करना। यहाँ पे कंटेंट थ्योरी में मास्लो का हायरार्की आता है, हैंसबर्ग का 2 फैक्टर थ्योरी आता है, मैकक्लेन का 3 नीड थ्योरी आता है, मैकजॉर्ज का एक्स थ्योरी वाई है, देन एल्ड्रिफ का ARG थ्योरी है एंड मायोस का मोटिवेशन थ्योरी है। अब हम सबसे पहले कंटेंट थ्योरीज को समझ लेते हैं क्या क्या है, एक एक करके मैं आपको शॉर्ट में बताते हुए चलती हूँ। यहाँ पे सबसे पहली थ्योरी आती है मैस्लो की। मैस्लो का क्या है, हायरार्की ऑफ नीड की बात करते हैं। मैस्लो की थ्योरी को हम ह्यूमन डेवलपमेंट पे पढ़ते हैं, जहां पर हम बात करते हैं एक किसी व्यक्ति की नीड के बेसिस पे। तो यहाँ पे जब हम बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड की बात करते हैं, अगर हम रिसोर्स मैनेजमेंट के बेसिस में बात कर रहे हैं तो ये हमारा क्या होगा, हमारी बेसिक सैलरी होगी। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारी सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड है RM के बेसिस पे, वो है हमारी पेंशन प्लान की। भाई हम जो नौकरी कर रहे हैं इवेंचुअली व्हाट आफ्टर द रिटायरमेंट हमें क्या मिलने वाला है, ये हमारी क्या है, सेफ्टी है। इसके बाद बिलोंगिंगनेस या फिर सोशल नीड की बात करी जाए तो यहाँ पे हमारा रिलेशनशिप हमारे कॉलिग्स के साथ कैसा है, हमारा वर्किंग एनवायरमेंट क्या है। इसके बाद हमारी जो एस्टीम नीड आती है, हमारा जॉब टाइटल एज इन असिस्टेंट प्रोफेसर, सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर, HOD, डीन, एस्टीम नीड है ये। देन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात होती है, अचीवमेंट ऑफ गोल। कोई तो एक गोल लेके आप चल रहे होंगे ना कि अगर हम असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे तो इस तरीके से कुछ चेंज लेकर आएंगे सोसाइटी में। आई होप सो आपके दिमाग में कुछ ऐसा होगा। यही हमारा हिस्सा आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में। ये था मैस्लो का हायरार्की ऑफ नीड। इसके बाद हमारे पास आता है हैंसबर्ग का 2 फैक्टर प्रिंसिपल थ्योरी। यहाँ पे 2 फैक्टर्स जो होते हैं, ये है हमारा जॉब सेटिस्फैक्शन, मतलब कि मोटिवेशन फैक्टर होता है, और दूसरा होता है हमारा हाइजीन फैक्टर। यहाँ पे जब हमारी बात हो रही है मोटिवेशन फैक्टर और हाइजीन फैक्टर में, तो किसी व्यक्ति को क्या चीजें हैं जॉब करने में जो उन्हें मोटिवेट करती हैं, प्रेरित करती हैं, प्रेरणा दे रही हैं, वो चीजें क्या क्या है, उनके अचीवमेंट,
उन्हें रिकॉग्नाइजेशन मिलना, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अच्छी बेहतर रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलना, उनका काम खुद में उनका काम कितना अच्छा है, उन्हें कैसे मोटिवेट करता है। जैसे मैं आप लोग को पढ़ाने आती हूँ तो मुझे बड़ा मोटिवेटेड सा फील होता है, मैं कभी भी डिमोटिवेटेड फील नहीं करती हूँ। क्या बच्चों को पढ़ाना है, नए कॉन्सेप्ट बताएंगे, तो वर्क इटसेल्फ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन एडवांसमेंट, नए नए टूल्स को किस तरीके से आप यूज कर रहे हैं, किस तरीके से अपनी टीचिंग को या फिर अपने किसी काम को एडवांस करते चले जा रहे हैं। एंड एज अ इंडिविजुअल आपका क्या ग्रोथ है, ये सारा आपका मोटिवेशनल फैक्टर होता है। यही मोटिवेशनल फैक्टर्स जो होते हैं ये आपका जॉब सेटिस्फैक्शन को इंक्रीज करते हैं, आप अपनी नौकरी से खुश होते हैं। जब हम बात करते हैं हाइजीन फैक्टर की, तो यहां आती है वर्किंग कंडीशन, जहां पे आप काम कर रहे हैं वहां कैसा वातावरण है। इसके बाद दूसरा आता है हमारा कोवर्कर के साथ रिलेशनशिप, जो हमारे साथ हमारे मैनेजर हैं या हमारे कलीग्स हैं उनके साथ आपका संबंध कैसा है। फिर इसके बाद आता है पॉलिसीज एंड रूल्स, किसी कंपनी की जो है वो किस प्रकार से हैं, क्या वो पॉलिसीज आपको फेवर करने वाली हैं, क्या आप बहुत प्रेशराइज तो फील नहीं करते हैं। देन आपके सुपरवाइजर की क्वालिटी, क्या आपका बॉस बहुत ज्यादा बॉसी है या आपको बहुत ज्यादा डिमोटिवेट तो नहीं करता है। देन ऑब्वियसली एट द एंड आपकी सैलरी भी एक तरीके का क्या है, आपका हाइजीन फैक्टर है। सो अगर आपको इंप्रूव करना है अपने हाइजीन फैक्टर्स को, तो डिक्रीज करना होगा जॉब डिससेटिस्फैक्शन। ठीक है, सॉरी आई मीन टू से, अगर आपको अपने हाइजीन फैक्टर को इंप्रूव करना है तो हाइजीन फैक्टर जैसे जैसे इंप्रूव होंगे वैसे वैसे जॉब डिससेटिस्फैक्शन जो है वो डिक्रीज होता चला जाएगा। मतलब कि मान लीजिए आप जहां काम करते हैं फॉर एग्जाम्पल वो बहुत ही गर्म जगह है, ठीक है, मतलब कि वहां पंखा वंखा नहीं है, तो अगर आप वहां पंखा ऐड कर देंगे तो वर्किंग कंडीशन इंप्रूव हो जाएगी वर्कर की, तो वर्कर के मन में क्या आएगा, जॉब सेटिस्फैक्शन आ जाएगा। अभी तक तो वो डिससेटिस्फैक्शन है, क्या यार पंखा भी नहीं, गर्मी में काम करना पड़ता है। जैसे आपने पंखा लगाया खुश हो गया, ठीक है काम कर सकते हैं, तो क्या हुआ यहाँ, आप हाइजीन फैक्टर को इंप्रूव करते चले जाएंगे तो जॉब डिससेटिस्फैक्शन डिक्रीज होता चला जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, मैकलिंस की अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी के बारे में बात करते हैं। इन्होंने अपनी थ्योरी में कहा था, कंटेंट थ्योरी में, कि हर एक इंसान को 3 चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। पहली होती है पावर, मेरे पास थोड़ा तो भौकाल होना चाहिए, पावर होनी जरूरी है, तभी हमें काम करने में मजा आएगा। ठीक है, इसके बाद नीड फॉर अचीवमेंट होना बहुत जरूरी है, कि हमने कुछ तो अचीव करा होगा ना अपने काम करने में, कोई अचीवमेंट होगा, कोई बेहतर कंट्रीब्यूशन किया होगा। जैसे कि मेरे लिए अचीवमेंट क्या होगा, जब आप लोगों का नेट क्वालिफाई हो जाए या जेआरएफ निकल जाता है, दिस इज अचीवमेंट फॉर मी, कि हाँ मेरे बच्चे जो मुझसे पढ़े उन्होंने पेपर क्वालिफाई किया। तो नीड फॉर अचीवमेंट भी सब में होता है, एंड नीड फॉर एप्रिसिएशन भी सभी में होता है। क्या कि मतलब पीपल आर गोना टेल, हाँ आपने अच्छा किया था, आपने पढ़ाया समझ में आया। जैसे आप लोग कहते हैं ना कि मैम क्लास बहुत अच्छी थी, इंटरेस्टिंग थी मैम, समझ में आया कॉन्सेप्ट, ये हमारे लिए नीड फॉर एफर्मेशन है, आप लोगों से थोड़ा सा प्रेम प्राप्त होना। ठीक है, अगला आता है मैकजॉस का थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। स्टिल वी आर इन कंटेंट थ्योरी, प्रोसेस थ्योरी में अभी तक नहीं गए हैं। अब मैं थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई जब पढ़ाती हूँ तो बस इसको ऐसा समझिए, ये सिर्फ मजाक का एग्जाम्पल है, नथिंग सीरियस, बट थ्योरी एक्स को ऐसे समझिए, एक्स टॉक्सिक एक्स से इसको समझ लीजिए। अब यहाँ पे जितनी भी टॉक्सिक चीजें होती है वो सारी थ्योरी एक्स वाले लोगों में होती है। ठीक है, 2 प्रकार के लोग होते हैं, इन्होंने कहा, एक होते हैं थ्योरी एक्स, एक होता है थ्योरी वाई। थ्योरी एक्स वाले सारे ही क्या होते हैं, उनका एटीट्यूड जो होता है थोड़ा नेगेटिव होता है, काम को पसंद नहीं करते हैं, काम को बहुत बोरिंग समझते हैं, अवॉइड करते हैं कि किस तरीके से काम ना किया जा सके। अब इनका डायरेक्शन जो होता है ना, ये फोर्स कर करके इनको एकदम डंडा मार मार के काम कराओ तभी ये काम करेंगे, नहीं तो ये काम करने में इनको कोई इंटरेस्ट नहीं आता है। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर बात करी जाए तो इनको कौन तुम जिम्मेदारी दोगे, अरे हमें नहीं निभानी, अवॉइड करेंगे, हमें मत दो जिम्मेदारी, हम तो नहीं कर पाएंगे, हम नहीं आ पाएंगे, तो ये क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी को। मोटिवेशन की अगर बात करी जाए तो ये मोटिवेट होते हैं किससे, फियर से। ठीक है, अरे भाई नौकरी चली जाएगी, पैसा नहीं आएगा, काम कर लेते हैं, इनका ये फियर होता है। लैक ऑफ जॉब सिक्योरिटी की अगर कमी होगी नौकरी में तो इनको डर लगेगा, नहीं यार काम कर लो, नौकरी से निकाल दिया तो क्या होगा। ये थ्योरी एक्स वाले लोग हैं। और क्रिएटिविटी तो इनमें बिल्कुल भी नहीं होती है। ठीक है, इनको लगता है तुम मुझे काम आके दे दो, मैं कर दूंगा, इसके अलावा मेरे से कोई इनपुट मत लेना, मैं कुछ नहीं कर सकता। ये है टॉक्सिक लोग, समझ गए, एक्स। अब इसके बाद थ्योरी वाई वाले जो लोग आते हैं, इनका एटीट्यूड कैसा होता है, इन्हें काम पसंद होता है, इन्हें इंटरेस्ट आता है अपने काम को करने में, और ये बहुत ऊर्जा के साथ अपना कोई भी कार्य करते हैं। ये अपने आप आगे से जाके टारगेट को अचीव करना, अपना इनपुट देना, अपना सजेशंस देना, किस तरीके से बेहतर बना सकते हैं, ये पॉजिटिव लोग हैं।
ठीक है, इन्हें अगर तुम जिम्मेदारी दोगे बड़े खुश होंगे, हाँ भाई मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, दे थ्राइव ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी। इनका मोटिवेशन क्या होता है, अपने खुद को डेवलप करना, अपने आप को आगे बढ़ाना, अब जिस पोजीशन में इससे बेहतर जाना। ठीक है, और इनका इनका जो एम है, दुनिया में कुछ ना कुछ आए हैं तो कुछ तो करके जाएंगे, ये इस एम से मोटिवेटेड होते हैं। और जब क्रिएटिविटी की बात करें तो ये बहुत क्रिएटिव होते हैं, ये रिकॉग्नाइज करते हैं चीजों को, ये पैटर्न एनालाइज करते हैं और उस हिसाब से काम करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है एल्ड्रिफ का ERG थ्योरी। यूजुअली ERG थ्योरी का फुल फॉर्म भी ये पूछ लेते हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ERG थ्योरी की जब हम बात करते हैं तो ये इन्होंने मास्लो की हायरार्की का ही शॉर्टर वर्जन दिया था। तो हमने मास्लो की हायरार्की के 5 लेवल अभी देखे। पहली थ्योरी में क्या थे हमारे, फिजियोलॉजिकल नीड, सेफ्टी, सोशल, एस्टीम, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। यहाँ पे ERG थ्योरी में इन्होंने क्या किया कि इन्होंने मास्लो की जो 2 शुरू के लेवल थे ना, उसको कहा ये हमारी अस्तित्व के लिए जरूरी है, एग्जिस्टेंस के लिए हमें क्या चाहिए, रोटी कपड़ा मकान चाहिए। ठीक है, सीधी सी बात है, रोटी कपड़ा मकान हमारी, हम रहेंगे कैसे, हम सरवाइव कैसे करेंगे, हम एग्जिस्ट कैसे करेंगे, इसके लिए हमें रोटी कपड़ा मकान चाहिए। इसके बाद जब इन्होंने बात करी रिलेटेडनेस की, जो कि हमारा ये रहा आपका E, ये रहा R, ये रहा G। ठीक है, अब इन्होंने बात करी आर की, दैट इज आर रिलेटेडनेस। रिलेटेडनेस में कहा कि कोई तो होना चाहिए ना जो जिनके साथ ये बैठ के काम कर सकें, तो कॉलिग्स की बात हुई। ठीक है, कॉलिग्स होने चाहिए। अब इसमें आप लाइन जो देख रहे होंगे, आधा सेल्फ एस्टीम में भी आ रहा है, मतलब कि उनके उनके सबऑर्डिनेट वाले लोग भी और उनके साथ वाले लोग भी, ये दोनों ही लोग आते हैं इनके किस में, रिलेटेडनेस में, जिनसे ये रिलेट कर पाए चीजों को। उसके बाद सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, एंड आधा हिस्सा आप देख रहे हैं लाइन किसकी, सेल्फ एस्टीम की भी है, ग्रोथ में। तो ग्रो करने के लिए आप अपने प्रमोशंस के लिए वर्क करेंगे और वर्ल्ड में कुछ बेटर कंट्रीब्यूशन के लिए भी वर्क करेंगे, यही तो आपके लिए ग्रोथ है। सो याद रखिएगा ARG का फुल फॉर्म क्या है, एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस एंड ग्रोथ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, ये हमारी कंटेंट थ्योरी का आखिरी थ्योरी है, ये है मायोस का मोटिवेशनल थ्योरी। इन्होंने कहा है कि किस तरीके से एक समूह, एक ग्रुप वर्क करता है, मोटिवेटेड होता है किस तरफ, अपने गोल को अचीव करने के लिए। जैसे आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, थ्योरी समझ रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, गोल क्या है, आपको भी पता है क्या गोल है। तो ये गोल वाली बात क्या हुई कि जैसे मैं आप लोगों को हमेशा कहती हूँ कि रोज आपको 50 क्वेश्चन पेपर 1 से करने हैं और 100 क्वेश्चन एक तो प्रीवियस ईयर उठा के आपको बैठ के लग के सॉल्व करना ही करना है। ये क्या है, गोल दे रही हूँ ना मैं आपको। अब यहाँ क्या कह रहे हैं कि मायोस ने कहा है कि गोल जब बने होते हैं तो ग्रुप उसकी तरफ बढ़ता है। तो मेरा ग्रुप पढ़ रहा है ना, उसकी तरफ पढ़ रहे होंगे ना सब, कर रहे हैं ना सब क्वेश्चंस। सो यही है कि मुझे दिन में इतने क्वेश्चन करने हैं, तो समूह पूरा उसकी तरफ, एम की तरफ बढ़ना शुरू करता है। इसके बाद हमारे पास आती है प्रोसेस थ्योरी। जब हम प्रोसेस थ्योरी की बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले आते हैं एडम्स की इक्विटी थ्योरी। एडम्स की इक्विटी थ्योरी जो कह रही है, ये कह रही है कि तुम जितना एक व्यक्ति इनपुट देगा, ठीक है, मतलब कि किसी कंपनी को तुमने लॉयल्टी दी, हार्ड वर्क दिया, कमिटमेंट दिया, ट्रस्ट दिया, तो उसकी बराबरी में फेयर बैलेंस कैसे होगा कि आपको आउटपुट क्या मिले। अगर तुम किसी कंपनी के साथ लॉयल हो तो तुम्हारी सैलरी अच्छी होनी चाहिए, हार्ड वर्क अगर कर रहे हो तो मेहनत का भी बेनिफिट मिलना चाहिए, अगर आप किसी चीज से कमिटेड हो तो आपको रिकॉग्नाइजेशन मिलना चाहिए, और अगर आप किसी पे ट्रस्ट कर रहे हो तो वो आपके लिए एक क्या है, अचीवमेंट जैसा वर्क करना चाहिए। तो ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से आप अपना इनपुट देंगे काम में, उसी की तरीके से आपको आउटपुट प्रदान होगा। जैसे कि हम लोग जब स्कूल में ऐसा होता था ना कि 100% अटेंडेंस जिनकी होती थी उनको अवार्ड मिलता था, तो क्या था उनका इनपुट, क्या था कि उन्होंने एक भी छुट्टी नहीं ली, आउटपुट क्या मिला, रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, अब अगर ये तो बच्चों वाला तुम्हें एग्जांपल दे दिया, अगर आप रिसेंट में बात करें कि तुम लोग मेरी बात मानोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जो क्वेश्चन गलत हो रहा है उस टॉपिक को क्लियर करोगे, जाके चेक करोगे, चीटिंग नहीं करोगे, तो ये तुम्हारा इनपुट है। आउटपुट तुम्हें क्या मिलेगा, वो तुम्हारे जून के एग्जाम में पता चल जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं रूम्स की एक्सपेक्टेंसी थ्योरी की तरफ। रूम्स ने जब अपनी एक्सपेक्टेंसी थ्योरी दी तो इन्होंने कहा कि भैया 3 चीजों में बात होती है। पहली होती है हमारी खुद की एक्सपेक्टेंसी की, हमारी अपेक्षाएं क्या है। देन इसके बाद आता है इंस्ट्रूमेंटालिटी, मतलब कि हम परफॉर्म कैसा कर रहे हैं। फिर उसके बाद आता है तीसरा वैलेंस, हमें रिवॉर्ड में क्या मिलने वाला है। सो इसका एग्जाम्पल जो मेंशन है वो ये है
कंपनी के बेसिस पे एक्चुअली मेंशन है यहाँ पे एग्जांपल। कैन आई हिट माय टारगेट इफ आई वर्क हार्ड? ये तुम्हारी एक्सपेक्टेंसी है कि अगर मैं बहुत मेहनत करूंगा तो क्या मैं टारगेट हिट कर सकता हूँ, एज इन कि जो टारगेट हमें अचीव करना है हम वहां तक पहुंच सकते हैं कि नहीं पहुंच सकते। अब वहां तक पहुंचने के लिए हम क्या करेंगे कि परफॉर्मेंस पे ध्यान देंगे कि हम जब अपना टारगेट हिट कर रहे होंगे तो रिवॉर्ड पे क्या मिलेगा, मुझे जीआरएफ मिलेगा या नहीं मिलेगा। सो अब जो रिवॉर्ड है मतलब कि जो बैलेंस है वो क्या मेरे लायक है भी या नहीं है, इस पे आप सोचते हैं। मतलब कि आपकी एक्सपेक्टेंसी क्या होती है, आप एफर्ट किस लिए लगा रहे हैं कि आपको जीआरएफ प्राप्त हो, इसीलिए प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्जाम की। आप जब अपने एफर्ट्स लगा रहे होते तो ये एनालाइज कर रहे होते कि मेरी परफॉर्मेंस क्या अप्रोप्रिएट जा रही है जीआरएफ पाने के लिए कि नहीं, कि मेरा स्कोर 210 के आसपास पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, तभी जीआरएफ मिलेगा। ठीक है, सो आप ये कहते हैं कि अच्छा जीआरएफ अगर मिलेगा तो रिवॉर्ड में क्या है, कितना मिलता है जीआरएफ, अच्छा फिर जीआरएफ मिलेगा फिर एसआरएफ में भी तो कन्वर्ट होगा ना। सो आप बैलेंस के बारे में काफी ध्यान देते हैं, रिवॉर्ड को लेकर आप मोटिवेटेड है। एक्चुअल में कंटेंट थ्योरी वॉज क्या चीज आपको मोटिवेट कर रही है, प्रोसेस थ्योरी इज की इवेंचुअली व्हाट आई एम गोना गेट एट द एंड, मुझे प्राप्त क्या होने वाला है, इसके बारे में बात करते हैं। अब इसके बाद अगली बात आती है टेलर्स साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। इनका काम सिर्फ एक ही था, इन्होंने बहुत सीधी सादी थ्योरी दी थी। इन्होंने कहा था कि जब एम्प्लॉय ट्रेन होते हैं, किसी चीज को काम करते हैं, किसी लक्ष्य के पीछे चलते हैं, तो उनको इवेंचुअली ये लगता है कि भाई जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें हमको आखिरी में कुछ पैसा वैसा मिलना चाहिए। यही टेलर्स की साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी है कि कोई भी इंसान मोटिवेट होता है सिर्फ इसी बेसिस पे कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं यार, इवेंचुअली कुछ तो पैसा मिलना चाहिए ना, रिकॉग्नाइजेशन तो मिलना चाहिए ना। ये वही बात हुई कि जैसे लोग एक्स्ट्रा टाइम देते हैं ना, एक्स्ट्रा टाइम नहीं एक्स्ट्रा आवर करते हैं, जॉब एक्स्ट्रा आवर करते हैं, तो उनको लगता है कि अगर मैं 2 घंटा एक्स्ट्रा काम करूंगा तो मुझे इतना पैसा मिल जाएगा, इसलिए करते हैं। यही बस टेलर की थ्योरी है और कुछ नहीं कहना है साइंटिफिक मैनेजमेंट में कि एज अ इंडिविजुअल जब वो वर्क करता है तो उसकी साइकोलॉजी ये होती है कि एट द एंड व्हाट रिवॉर्ड आई एम गोना गेट। यही प्रोसेस थ्योरी ही है, प्रोसेस थ्योरी के सारे हिस्से यही कहते हैं कि एट द एंड रिवॉर्ड मुझे क्या मिल रहा है, ये मेरा सबसे बड़ा एम है। इसके बाद हम लोग बेंड्यूरास की सेल्फ एफिशिएंसी थ्योरी की बात करते हैं। सो यहाँ पे क्या है, सेल्फ एफिशिएंसी की जब बात करते हैं तो कोई इंसान अगर अपने आप पे बिलीव करे कि मैं ये कर सकता हूं, आई एम बिलीविंग ऑन माई सेल्फ कि मैं इस बार नेट क्वालिफाई कर जाऊंगी, ठीक है। सो ये क्या है, मेरा बिलीफ है, मुझे अपने काम पे, अपनी पढ़ाई पे, द प्रिपरेशन आई एम डूइंग, इस पे पूर्णतः विश्वास है। सो यही आपको बेंडिरा की थ्योरी यही कहती है कि जब एक इंडिविजुअल जो है उसके एक्सपीरियंस से, उसके सोशल परसुएशन से, फिजियोलॉजिकल फीडबैक से उसकी सेल्फ एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। जैसे आप लोग अच्छा स्कोर लेकर आते हैं मॉक टेस्ट वगैरह में, तो मैं नहीं कहती या वेरी गुड यू शुड डू इट, तो तुम्हें अंदर से मोटिवेटेड तो फील होता है कि ओके आई एम बिलीविंग इन कि हाँ मैं कर सकती हूँ, हाँ मुझसे हो जाएगा। तुमने जैसे कि प्रीवियस ईयर का कोई पेपर लगाया तो 100 क्वेश्चन में से अगर तुम्हारे 70 या 80 क्वेश्चन ठीक हुए तो तुम्हें अंदर से लगता होगा ना कि ओके मेरा बिलीव बढ़िया है। यही बेंड्यूरा की सेल्फ एफिशिएंसी थ्योरी कहती है कि व्हेन यू बिलीव इन योरसेल्फ तो तुम्हें रिजल्ट जरूर प्राप्त होता है, ठीक है, आपका बिहेवियर और परफॉर्मेंस जो है वो इंक्रीज हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, स्किनर का रीइंफोर्समेंट थ्योरी, ये हम लोगों ने एचडी में भी पढ़ा है। यहाँ पे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, पनिशमेंट एंड एग्जिस्टेंस एक्सटेंशन की बात होती है। सॉरी, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की जब बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है कि अगर मैनेजर ने अपने एम्प्लॉय को प्रेज किया तो तुम वो बिहेवियर को दोबारा रिपीट करोगे, यही है तुम्हारा क्या, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या हुआ, जब मैनेजर पहले तुम काम नहीं करते ढंग से तो मैनेजमेंट हमेशा नैगिंग करता, तो तुमने काम अच्छे से करनी शुरू कर दी, तुमको बार बार नैगिंग करना। नैगिंग मतलब होता है कि बार बार किसी चीज को लेकर रिपीट करना कि तुमने ये काम नहीं किया, तुमने ये काम नहीं किया, टॉन्ट मारना इज नैगिंग एक्चुअली। पनिशमेंट क्या होता है कि नेगेटिव बिहेवियर फॉलोड बाय नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस, जैसे कि तुमने अगर काम अच्छे से नहीं किया तो तुम्हें क्या किया, मैनेजर ने डिमोट कर दिया, तुम्हारा प्रमोशन नहीं करा, तुम और नीचे ले आए वो, ठीक है। इसके बाद आता है एक्सटेंशन, नेगेटिव बिहेवियर फॉलोड बाय रिमूवल ऑफ पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब कि मैनेजर इग्नोर करने लग गया आपका गलत बिहेवियर, उसने कहा छोड़ो ये ऐसा ही है, इनको काम मत दो तो ही बेहतर है, ठीक है। अब इसके बाद अगला आता है लास्ट, ये है हमारी लॉकिस की गोल सेटिंग थ्योरी। यहाँ पे गोल हम किस तरीके से सेट करते हैं और किस तरीके से अपने रिजल्ट की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं। हमारे गोल जो होना चाहिए वो क्लियर होना चाहिए, थोड़ा चैलेंजिंग होना चाहिए, हमें उस गोल के प्रति कमिटेड होना बहुत जरूरी है, फीडबैक लेते रहना चाहिए कि भाई हम काम सही कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, एंड एट द एंड हमारा क्या होना चाहिए,
कॉम्प्लिसिटी ऐसी नहीं चाहिए कि इतना भारी पत्थर भी मत उठा लो कि तुम्हारे बस का ही ना हो वो, ठीक है। तो गोल ऐसा होना चाहिए जो अचीवेबल होना चाहिए। यू शुड फील लाइक या आई कैन डू इट, दैट देयर इज नथिंग दैट वी कैन नॉट डू इट, बट एट द प्रेजेंट मोमेंट ऐसी चीजें होती हैं कि ऐसा लगता है कि इतना भारी पत्थर डाले कि अब तो सारी शरीर की हड्डियां चूर चूर हो जाएंगी। तो इतना भी कॉम्प्लेक्स मत लेने ना कि तुम खुद में ही डिमोटिवेट हो जाओ। यही कहती है लॉकी की गोल सेटिंग थ्योरी कि नो योरसेल्फ, और उसी के हिसाब से अपना गोल सेट करिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए ही सेट करिए, बट इतना हैवी में मत ले लीजिएगा, इतना भी कॉम्प्लिसिटी मत कर दीजिएगा अपने गोल में कि आपसे हो ही ना पाए, आप जहां है वहां से भी 2 कदम पीछे पहुंच जाएं, ठीक है। सो दिस इज इट, यही थी हमारी आज रिसोर्स मैनेजमेंट की मोटिवेशन थ्योरी, जिसे डिवाइड करते हैं हम प्रोसेस थ्योरी और कंटेंट थ्योरी में। इस थ्योरी से जो क्वेश्चंस हैं ये यूजुअली पूछ लेते हैं कि आप बताइए कि इसमें से कौन सी प्रोसेस थ्योरी, इसमें से कौन सी कंटेंट थ्योरी है। इसी तरीके के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन आवर कोर्स, जो कि हम दिसंबर 2025 वाला बैच लेकर आने वाले हैं। बहुत जल्दी आपको डेट हम बताएंगे। एंड स्टे ट्यून्ड, डोंट फॉरगेट टू follow us on only on KGS UGC Net. Thank you.